हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यूग्रोन। मेरा नाम है सोनिया सुराना। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 12th के हिस्ट्री के चैप्टर 1 को, विच इज ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स द हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये पार्ट 2 है। अगर आपको प्रीवियस टॉपिक देखना है तो आप पार्ट 1 को रेफर कर सकते हैं। मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ। इस पर्टिकुलर वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो रहेगा फाइंडिंग आउट अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन, कि क्राफ्ट जो था वो कैसे प्रोड्यूस होता था, क्या क्या चीज़ें यूज़ की जाती थी उसके प्रोडक्शन के लिए। सेकेंड विल बी योर स्ट्रैटेजीज फॉर प्रोक्यूरिंग मटेरियल, कि मटेरियल कहाँ कहाँ से आया करता था फॉर मेकिंग दीज प्रोडक्ट्स। थर्ड, सील, स्क्रिप्ट्स एंड वेट्स। इसके बारे में आप नाम से ही समझ गए होंगे। सील मीन्स कि मोहर का कैसे यूज़ किया जाता था, क्यों यूज़ किया जाता था। स्क्रिप्ट, क्या लिखते थे, क्या लिखने की कोशिश की गई है। एंड वेट्स, वेट्स से हम ये समझ सकते हैं कि उस टाइम पे भी थोड़ा बहुत ट्रेड रहा करता होगा। देन कमिंग टू एंशियंट अथॉरिटी, कि जो पावर था, जो सबसे पावरफुल इंसान था वो कौन था, उसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे ब्रीफ में। द एंड ऑफ सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन के एंड के बारे में समझेंगे। डिस्कवरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड प्रॉब्लम ऑफ पीसिंग टुगेदर द पास्ट। So basically, EduGrown is a one-stop solution for all your educational problems. आप इसके दूसरे वीडियोस को, कंटेंट को रेफर कर सकते हैं अगर आपको स्टडीज रिगार्डिंग कोई भी इशू आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो। सो लेट्स स्टार्ट। फाइंडिंग आउट अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इस मैप में देख सकते हैं कि यहाँ पे चानूदारो दिया है एंड देयर इज गिवन अ मोइंजोदारो। सो बेसिकली जो चानूदारो है ये छोटा सेटलमेंट है अगर आप मोइंजोदारो से कंपेयर करेंगे इसको तो। यहाँ पे स्टिल काफी सारे क्राफ्ट प्रोडक्शन मिले गए, मतलब कि एक डिवोटेड सेंटर हुआ करता था उस टाइम में क्राफ्ट्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल बीड मेकिंग यहाँ हुई करती थी, शेल कटिंग, metal working, seal making and weight making. These were the prominent activities which were taking place at this place. अब यहाँ पे कौन कौन से, अगर आपको कुछ भी मटेरियल बनाना है, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बीड्स को रेफर किया, अगर उन्हें बीड्स बनानी हुई करती थी तो वो अलग अलग मटेरियल को लेते थे। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने स्टोन्स की बीड बनाई है, स्टोन्स जैसे कि कार्डलाइन, ये एक रेड कलर का स्टोन होता है। देन जैस्पर, क्रिस्टल, कर्ट्स, स्टीटाइट, ये सारे डिफरेंट स्टोन्स थे जिनकी मदद से लोग बीड्स बनाया करते थे। मेटल की अगर हम बात करें तो मेटल में कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड, इनकी बीड्स बनाई गई थी लोगों ने। शेल, फियांस, टेराकोटा और बर्न्ट क्ले, इन सबके बीड्स, इन सबके अलग अलग मटेरियल्स और बीड्स मिली हैं फ्रॉम द ओल्ड साइट्स। सम बीड्स वर मेड ऑफ 2 और मोर स्टोन्स, कुछ कुछ जो बीड्स थी वो 2 स्टोन के कॉम्बिनेशन से मिली थी। क्या किया करते थे, मे बी ये इसको सीमेंट कर दिया करते थे, एक साथ स्टिक कर दिया करते थे, और अलग अलग शेप्स में मिले हैं। इन शेप्स में डिस्क शेप है, सिलेंड्रिकल शेप है, स्पेरिकल, बैरल शेप, सेगमेंटेड। सो दीज आर द डिफरेंट शेप्स जिनमें ये बीड्स इनको मिली गई हैं, आर्कियोलॉजिस्ट को मिली है। सम वर डेकोरेटेड और पेंटेड, कुछ कुछ जो बीच थी वो बहुत प्यारी सी, उन्होंने उसको अच्छे से काफी डेकोरेट करा था, पेंट करके रखा था और उनको एक अलग डिजाइन दी थी, तो इस तरह की भी बीच मिली गई। देन अलग अलग टेक्निक यूज करते थे लोग, बीच बनाने के लिए भी अलग अलग टेक्निक का यूज करे थे। जैसे कि हमने स्टीटाइट के बारे में पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में, तो स्टीटाइट जो है वो एक सॉफ्ट स्टोन होता है जिससे आप इजीली उसका पेस्ट बना सकते हैं एंड पेस्ट के थ्रू आप उससे शेप दे सकते हैं। तो इस एक टेक्निक थी। एक जो थी वो हार्डर स्टोन से, जो हार्डर स्टोन हुआ करते थे उसका यूज करते थे ताकि वो एक ज्योमेट्रिकल फिगर बना सकें। ठीक है, तो उनका भी यूज किया गया। बट स्टिल ये क्वेश्चन है अभी भी आर्कियोलॉजिस्ट के माइंड में कि स्टीटाइट माइक्रोबीट वाज मेड रिमेन्स अ पजल फॉर आर्कियोलॉजिस्ट स्टडिंग एंशिएंट टेक्नोलॉजी, कि किस तरह से कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे थे इन बीट्स को बनाने के लिए, वो अभी भी एक पजल है लोगों के माइंड में, आर्कियोलॉजिस्ट के माइंड में। देन कमिंग फॉरवर्ड, आर्कियोलॉजिस्ट ने काफी एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने रिवील किया कि ये जो रेड कलर का कार्लाइन है, यू कैन सी ओवर द पिक्चर ओवर देयर, तो ये जो स्टोन है, ये इसकी जो बीट्स बनाई जाती थी वो क्या करते थे, पहले एक येलो कलर का रॉ मटेरियल रहता था, उसको फायर करते थे और धीरे धीरे करके उसके अलग अलग स्टेजेस आते थे उस पर्टिकुलर स्टोन के, वो मेल्ट होता होगा, उसके बाद उसका पाउडर बनता होगा और वो एक फॉर्म में आता होगा, और उसके बाद इन लोगों ने इस पर्टिकुलर बीड को बनाया होगा। अलग अलग मेथड थे, लाइक ग्रिंडिंग, पॉलिशिंग, ड्रिलिंग, ये एक कंप्लीट प्रोसीजर चलता था। और स्पेशलाइज्ड ड्रिल जो है वो मिली गई है छानूदारों से, लोथल से और ढोलावीरा से। तो ये आप बता सकते हैं कि दीज वर द डिफरेंट मेथड्स व्हिच दे वर टेकिंग फॉर कंप्लीशन ऑफ देयर वर्क। अब 2 और सेटलमेंट्स के नाम मेंशन है, एक है नागेश्वर और दूसरा है बालाकोट। ये आपको पता होना चाहिए यहाँ पे
कि नागेश्वर और बालाकोट थे, ये नियर कोस्ट थे, तो इधर से कैसे मटेरियल मिलेंगे? आप अपना यहाँ पे दिमाग थोड़ा लगा सकते हैं। अगर ये कोस्ट के पास है तो बेसिकली इनको यहाँ से शेल मिल रहे थे। शेल की मदद से लोग बैंगल्स बनाते थे, इनलेज बनाते थे, और ये दूसरे सेटलमेंट में लेके जाया करते थे। हो सकता है कि उस टाइम पे ट्रेड रहा करता होगा, ताकि वो एक सेटलमेंट से उठा के उसको दूसरे सेटलमेंट में लेके गए हों। ठीक है, सेम ये जो सेटलमेंट्स हैं, यहाँ से जो भी चीजें मिली हैं वो आप बाद में देख सकते हैं कि वो मोहनजोदारो, हड़प्पा इधर पे भी पाई गई। नाउ आइडेंटिफाइंग सेंटर ऑफ प्रोडक्शन, ये एक डिटेक्टिव है, डिटेक्टिव नहीं है, ये एक आर्कोलॉजिस्ट है, आप ऐसा अज्यूम करिए। फिर इन्होंने भी आइडेंटिफाई करे अलग अलग सेंटर्स जो जहाँ पे क्राफ्ट का प्रोडक्शन हो रहा था। ठीक है, कुछ जो सेंटर्स थे वहाँ पे रॉ मटेरियल पाया गया, लाइक स्टोन नोड्यूल्स, होल शेल्स, कॉपर ओ, टूल्स, अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट, रिजेक्ट एंड वेस्ट मटेरियल। यहाँ तक कि आप ऐसा देख सकते हैं कि जो एक वेस्ट मटेरियल है वो बहुत अच्छा इंडिकेटर है ये जानने के लिए कि क्राफ्ट वर्क कैसे हुआ करता था। फॉर एग्जाम्पल आप समझिए कि अगर आप एक पेपर वर्क करने बैठे हैं या पेपर क्राफ्ट करने बैठे हैं, तो आपने उसमें सिजर यूज़ किया होगा, आपने फेविकॉल यूज़ किया होगा, आपने पेपर लिए होंगे अलग अलग स्टाइल के, अलग अलग टाइप्स के। तो ये सारे जो सोर्सेज हैं, अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ जाते हैं और कहीं आप दूसरी जगह जाके बैठ जाते हैं, और अगर कोई इंसान वहाँ पे आता है, वो ढूंढता है, तो उसको समझ आ जाएगा कि आप किस तरह का काम करने की कोशिश कर रहे थे, आप क्या करने का कोशिश कर रहे थे। तो सेम जो आर्कोलॉजिस्ट है वो ये बोलते हैं कि जो वेस्ट है वो एक बेस्ट इंडिकेटर है क्राफ्ट वर्क के बारे में जानने के लिए। For instance, if shell or stone is cut to make objects, then pieces of these material will be discarded as waste at the place of production. अगर मैं स्टोन से कुछ बनाने की कोशिश कर रही हूँ, बीड्स बनाने की कोशिश कर रही हूँ, तो उसका हिस्सा जो रहेगा, जो अनयूज्ड है या जिसका मुझे कुछ भी यूज नहीं आया या जो वेस्ट है मेरे लिए, तो आई विल गोइंग टू डिस्पोज इट ऑफ। और वो जो डिस्पोज चीज है उससे पता भी लगाया जा सकता है कि मैं एग्जैक्टली क्या बनाने की कोशिश कर रही थी या किस चीज से बनाने की कोशिश कर रही थी। These traces suggest that apart from small specialized center, craft production was also undertaken in large cities. मोहनजोदारो और हड़प्पा में भी काफी सारा क्राफ्ट प्रोडक्शन हो रहा था अपार्ट फ्रॉम द स्मॉल सिटीज जो हमने देखी। नाउ स्ट्रैटेजीज फॉर प्रोक्यूरिंग मटेरियल। अब भैया अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, सपोज अगर आपने सोचा कि चलिए आज हम बीड्स बनाने का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो आप बीड्स कलेक्ट करेंगे, आप जाके स्टोन्स लेकर आएंगे, बीड्स लेकर आएंगे। अब सपोज करिए कि आप ये सामान लेकर आए। अब इस सामान को लाने के बाद मतलब जहां जहां से आप लेकर आए, अपने कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्टेशन यूज किए होंगे, कोई सोर्स अपने फ्रेंड को कॉल किया होगा कि मुझे ऐसे बीड्स चाहिए तो कहाँ पे मिल सकते हैं। तो सेम जब हम बात करते हैं स्ट्रैटेजीज फॉर प्रोक्यूरिंग मटेरियल, इसमें हम देखते हैं कि मटेरियल कहाँ से लेके आया गया, कैसे लेके आया गया। तो चलिए अब हम इसमें देखते हैं टेराकोटा टॉय मॉडल। लाइक आप ये देख सकते हैं बुलक कार्ट का एक मॉडल है। तो ये जो मॉडल है ये ऐसा सजेस्ट करता है या डिपिक्ट करता है कि कहीं ना कहीं उस टाइम पीरियड पे भी इसको यूज किया जाता था फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स एंड पीपल अक्रॉस लैंड रूट। जैसे कि आप देख सकते हो उसमें थोड़ा सा मटेरियल दिख रहा होगा आपको, और आगे की तरफ आप देखोगे तो ऐसा लग रहा है कि कोई इसको चला रहा है ना। तो हो सकता है कि मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए यूज किया गया हो, या फिर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए यूज किया गया हो। Now, riverine routes along the Indus and its tributaries, as well as coastal routes, were also probably used. Like coast हो गए या rivers हो गई या tributaries हो गई उनका भी यूज किया जाता था एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। अब कुछ ये मटेरियल है और उससे क्या क्या चीजें बनती थी उसके बारे में है। तो हड़प्पन procured material for craft production and they had established settlements for the same. नागेश्वर बालाकोट से आपको शेल्स मिल जाते हैं, जैसा कि हमने देखा ये दोनों कोस्ट के पास में अवेलेबल है। शोटोगई जो हमने देखा था अफगानिस्तान में है, यहाँ से एक स्टोन मिला लैपिस लूज, ये ब्लू कलर का स्टोन था और बोला जाता है कि इसकी वैल्यू भी काफ़ी रही होगी। लोथल से कैरलियन मिला है। नाउ साउथ राजस्थान और नॉर्थ गुजरात से स्टीटाइट के बारे में भी आप देख चुके हैं, उसका पिक्चर देख चुके हैं, तो वहाँ से हमें स्टीटाइट मिला है। राजस्थान से मोस्टली मेटल्स पाए गए हैं। एक और स्ट्रैटेजी ये थी रॉ मटेरियल लेने के लिए कि भाई एक्सपीडिशन पे भेज दो। अगर मुझे कुछ ढूंढना है तो मैं क्या करूंगी, मैं एक जर्नी पे निकल जाऊंगी, ठीक है, मैं खोज में निकल जाऊंगी। तो सेम उस टाइम पे भी लोग ऐसा बोला जाता है कि एक्सपीडिशंस पे जाते थे। जैसे कि कुछ एरिया हो गए खेतरी रीजन जो राजस्थान में है, वहां पे लोग गए होंगे कॉपर के लिए, साउथ इंडिया में गोल्ड के लिए, साउथ इंडिया तो फेमस ही है गोल्ड के लिए, तो ऐसा हुआ होगा।
There is evidence in the Khetri area for what archaeologists call Ganeshwar Jodhapura culture. ये culture का नाम दिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए, MCQ के फॉर्म में आ सकता है. With its distinctive non-Harappan pottery and an unusual wealth of copper objects. यहाँ से copper objects मिले हैं and mostly ये बोला जाता है कि हड़प्पा से लोग यहाँ पे आया करते थे ताकि वो कॉपर को एक्वायर कर सकें या कॉपर को ले सकें. Now, कॉन्टैक्ट विद डिस्टेंट लैंड. अपने ही एरिया में काम करना तो ईजी है, बट ऐसा भी पता लगा है आर्कियोलॉजिस्ट ने कि शायद से लोग बाहर से भी, दूसरी कंट्री से भी चीज़ों को एक्वायर कर रहे थे. उनमें से एक जो एग्जाम्पल है वो है कॉपर का. कॉपर को बोला जाता है कि उन्होंने ओमान से लिया था, ओमान से उन्होंने लेकर आए थे कॉपर और उसको ओमानी कॉपर नाम दिया गया. ये सारे आर्टिफैक्ट जो है ये हड़प्पा में भी मिले हैं और एक सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी आपको ओमानियन कॉपर में और हड़प्पन आर्टिफैक्ट में कि दोनों कहीं ना कहीं निकल को ट्रेस करते हैं या फिर एक मेटल जो होता है निकल, कहीं ना कहीं उसका यूज किया गया है इनको आगे फर्दर बनाने के लिए. Along with that, there are other traces of contact as well. A distinctive type of vessel, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये एक वेसल देके रखा है, हड़प्पन जार. It was coated with a thick layer of black clay and has been found at Omanian sites. उधर पे मिला है, बट कहीं ना कहीं इस पे एक ऐसा एविडेंट है कि ये हड़प्पा से लेके गया होगा वहां पे. अब मीसोपोटामियम जो है, यहाँ पे भी अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि एक मागन करके एक रीजन था, परहैप्स इट वाज ओमान ओनली, एंड इधर से लोग कॉपर मिला और कॉपर लेके जाया करते थे. नाउ ये चीज आप थोड़ा सा दिमाग में बिठा सकते हैं. सील्स के बारे में आप खुद से भी सोच सकते हैं. सील्स या सीलिंग की हम बात करते हैं तो ये मोस्टली इसलिए की जाती है ताकि आप कोई तरह का ट्रेड कर रहे हो तो उसको आप इन अ साइलेंट वे आप उसको कंडक्ट कर सकें, आपको कोई कम्युनिकेशन करना हो. एक जो राजा हुआ करते थे, दूसरे राजा को कैसे वो अपना संदेश पहुंचाते थे, वो एक लेटर लिखते थे और उसके ऊपर वो सील लगा देते थे. अगर सील वैसे के वैसे ही पहुंच रही है, मतलब कि अगर लेटर वैसा का वैसा पहुंच रहा है, मतलब कि बीच में मैसेज डिस्ट्रॉयड नहीं हुआ, बट अगर वो ओपन है तो ऐसा प्रिडिक्ट किया जाता था कि किसी ने बीच में उस लेटर को ओपन करके देखा होगा. तो सील्स एंड सीलिंग्स वर यूज्ड टू फैसिलिटेट लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन. एनाग्मेटिक स्क्रिप्ट. अब एनाग्मेटिक मतलब जो अभी तक पता नहीं लगाई गई हो या कुछ चीज जो कॉम्प्लिकेटेड हो. तो सबसे पहले आप देखेंगे कि नेम एंड टाइटल ऑफ द ओनर. एनिमल मोटिव्स हुआ करते थे मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड ये एक मीनिंग कन्वे करता था उन लोगों को जो पढ़ नहीं पाते थे. अगर भाई किसी ने आगे काव बना दिया तो मुझे समझ आ जाएगा कि हाँ ये काव से रिलेटेड कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं. तो सेम मोस्टली एनिमल मोटिव्स का यूज किया जाता था उन लोगों के लिए जो पढ़ नहीं सकते थे. इंस्क्रिप्शंस जो थे आप देखेंगे तो वो बहुत छोटे लिखे गए और मैक्सिमम जो साइंस यूज कर रहे थे उन्होंने वो 26 साइंस थे. लॉन्गेस्ट जो इंस्क्रिप्शन था उसमें 26 साइन थे. स्क्रिप्ट जो थी ये लिखी जाती थी लेफ्ट से, है ना. स्क्रिप्ट वाज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट की तरफ लिखी जाती थी. तो आप ऐसे देख सकते हैं कि राइट में एकदम पास में लिखा गया था बट लेफ्ट में बहुत सारी स्पेस हुआ करती थी. तो आप ऐसा बोल सकते हैं या ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट ने प्रेडिक्ट किया कि they used to write from the right to left hand side. Then objects on which writing has been found. अब कहाँ कहाँ writings मिली है? सील्स पे मिली है, कॉपर टूल्स पे, जार्स पे, जैसे कि हमने ओमान के उसमें देखा. कॉपर एंड टेराकोटा टैबलेट्स मिले हैं, ज्वेलरी पे, बोन रॉड्स पे, और इवन उस टाइम पे भी एंशिएंट साइन बोर्ड्स हुआ करते थे, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं. ओके, वेट्स का मेजर मोस्टली, वेट्स का यूज जो है वो मोस्टली किस लिए किया जाता है? ट्रेड के लिए किया जाता है. तो एक्सचेंज हुआ करते थे उस टाइम पे भी, ऐसा प्रिडिक्ट किया गया. कैसे? क्योंकि उन्हें वेट्स मिले हैं, अलग अलग काइंड ऑफ वेट्स दे हैव फाउंड इट आउट. एंड यूजुअली ये जो वेट्स थे ये स्टोन के बनाए जाते थे. उस स्टोन का नाम था चेरिट. ठीक है, उस स्टोन के बनाए जाते थे और ये क्यूबिकल होते थे. इन पे कोई मार्किंग नहीं थी कि 1 लिखा हो, 2 लिखा हो, 3 लिखा हो, ऐसी कोई मार्किंग नहीं थी. बस ये क्यूबिकल थे, ये चीज आपको याद रखना है. लोएस्ट डिनोमिनेशन जो था वो बाइनरी हुआ करता था, लाइक सिंगल फिगर 1, 2, 4, 8 इनके मल्टीपल्स में चलता था. बट अगर कोई हायर डिनोमिनेशन है तो वो डेसिमल्स तक भी पहुंच रहा था. द स्मॉलर वेट्स वर प्रोबेबली यूज्ड फॉर वेइंग ज्वेलरी. ऐसा प्रिडिक्ट किया गया कि जो छोटे छोटे वेट्स थे वो ज्वेलरी को वेट करने के लिए या बीड्स को वेट करने के लिए यूज करते थे. मेटल स्केल पैन्स हैव आल्सो बीन फाउंड, ठीक है, फॉर मेजरिंग द डिफरेंट सब्सटेंसेस एंड ऑब्जेक्ट्स. नाउ कमिंग टू एंशिएंट अथॉरिटी. अब भाई अगर जगह है तो कोई ना कोई तो रूल कर ही रहा होगा, ऐसा मानना था लोगों का.
तो जो आर्कोलॉजिस्ट हैं उन्हें अभी तक पता नहीं लगा कि इस तरह का कुछ रूल चल रहा था, कितने लोग रूल कर रहे थे, कैसे रूल कर रहे थे, उसका अभी भी आंसर नहीं मिला है. बट स्टिल इफ वी लुक फॉर अ सेंटर ऑफ पावर, archaeological records provide no immediate answer to that. But still, a large building found at Mohenjo-daro was labeled as a palace by archaeologists. Archaeologists ने उसको palace का नाम दिया गया, but still कुछ भी चीज उससे associated नहीं है. Archaeologists ने बस उनको नाम दे दिया कि maybe these could be the palaces for the people. एक स्टोन स्टैचू मिला था जिसको आर्कोलॉजिस्ट ने प्रीस्ट किंग बोला, और अभी भी लोग उसको प्रीस्ट किंग बोलते हैं. प्रीस्ट किंग जो था, ये टर्म जो आया था ये मेसोपोटामियन की हिस्ट्री से आया था, तो लोगों को लगा कि कुछ ना कुछ इसका रिलेशन हो सकता है, एंड इट हैज बीन फाउंड पैरेलल इन द इंडस रीजन एज वेल. But as we will see, the ritual process of Harappan civilization are not well understood yet, nor are there any means of knowing whether those who performed them also had a political power. Like इनके बीच में कोई कनेक्शन शो नहीं हुआ, कोई कनेक्टिविटी लोगों को देखने को नहीं मिली. कुछ आर्कोलॉजिस्ट ऐसा प्रिडिक्ट करते हैं कि कोई भी रूलर नहीं था. कुछ आर्कोलॉजिस्ट बोलते हैं कि हर एक लोग जितने भी लोग वहां रह रहे थे सबका इक्वल स्टेटस हुआ करता था. कुछ बोलते थे कि एक रूलर हुआ होगा अलग अलग साइट्स के बीच में, लाइक मोहनजोदारो का एक रूलर, हड़प्पा का एक रूलर, ऐसे करके सेपरेट रूलर्स हुआ करते थे. कुछ बोलते हैं कि हो सकता है कि पूरी की पूरी जगह एक सिंगल स्टेट थी और वहां पे कोई रूलर हुआ होगा, लाइक सबको एक ही इंसान रूल कर रहा होगा. Given the similarity in the artifacts, the evidence for the planned settlement, the standard ratio of brick size, and the establishment of settlement near sources of raw material. Okay, तो ये सारी चीजें वहां से पाई गई. The end of civilization. Civilization के हम लास्ट पार्ट में आते हैं, the end of civilization. तो एविडेंस जो मिला था अप्रोक्सीमेटली 1800 BC के आसपास, मोस्ट ऑफ द मेच्योर हड़प्पन साइट्स इन द रीजन लाइक चोलास्तान हैड बीन अबंडेंट. लोग उसको छोड़ के चले गए. नेक्स्ट जो है सेटलमेंट कहाँ देखने मिल रहा है, एक्सपेंशन ऑफ पॉपुलेशन कहाँ देखने मिल रहा है, गुजरात में, हरियाणा में, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे आके लोग रहने लग गए. In the few Harappan sites that continue to be occupied after 1900 BCE, there appears to have been transformation. Like culture में transformation आ गया, material culture में, रहन सहन में, पहनावे में, इन सब में transformation देखने मिलेगा. ठीक है. और जो आर्टिफैक्ट्स थे वो कहीं ना कहीं खो गए, राइटिंग्स कहीं ना कहीं खो गई, जो क्राफ्ट हुआ करता था वो कहीं ना कहीं खो गया. कहाँ खो गया वो किसी को नहीं पता, बट वो खो गया. एंड हाउएवर कुछ कुछ जो कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स थी जो वो यूज करते थे वो डिटोरेट हो गई, वो डिमोलिश्ड हो गई. लार्ज पब्लिक स्ट्रक्चर्स भी नहीं मिले. ओवरऑल आर्टिफैक्ट्स एंड सेटलमेंट्स इंडिकेटेड अ रूरल वे ऑफ लाइफ इन व्हाट कॉल्ड लेट हड़प्पन और सक्सेसर कल्चर. ठीक है, जो आने वाला या एंड हड़प्पन पीरियड था. अब ये चेंजेस आए क्यों होंगे भाई? चीजें जब आती हैं तो कहीं ना कहीं तो रहती हैं, सबूत एकदम कहाँ गायब हो गया. तो मोस्टली आर्कोलॉजिस्ट ये प्रेडिक्ट करते हैं कि हो सकता है क्लाइमेट चेंज हुआ हो, डिफॉरेस्टेशन हुआ हो, फ्लड आ गया हो, रिवर ड्राई अप हो गई हो, लैंडस्केप का काफी यूज हो रहा हो, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि लोग उधर से दूसरी जगह चले गए. जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ये भाग रहा है, तो हो सकता है कि फायर लग गई हो फॉरेस्ट में, तो एकदम उनको अपना घर छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ गया होगा. It appears that a strong unifying elements, perhaps the Harappan state, came to an end. This is evident by the disappearance of seal. ठीक है, ये कैसे आप बोलते हैं, सील्स डिसअपेयर हो गई, स्क्रिप्ट्स जो उन्होंने लिखा था वो सब जा चुका था, बीट्स खो गई थी, पॉटरी चली गई थी. एक शिफ्ट देखने मिला फ्रॉम स्टैंडर्डाइज्ड वेट सिस्टम टू यूज ऑफ लोकल वेट्स. और धीरे धीरे जो सेटलमेंट्स थे जो उनके जहाँ पे वो रहा करते थे वो सब डिक्लाइन हो गए, डिमोलिश हो गए, एंड देन दे डिस्ट्रॉयड. नाउ डिस्कवरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन. तो पता कैसे चलता है कि भाई यहाँ पे कुछ लोग रहा करते होंगे, कैसे समझ आया आर्कोलॉजिस्ट को? तो धीरे धीरे करके क्या हुआ कि जो हड़प्पन सिटीज थी वो तो रूइन हो गई, वो तो ग्रेजुअली मतलब वो खत्म ही हो गई थी एक तरह से. बट धीरे धीरे करके लोगों ने और भी चीज फाइंड की, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर वो डिग करने जा रहे हैं, एग्रीकल्चर के लिए जा रहे हैं, तो उनको वहां से सील्स मिल गई या उनको वहां से बीट्स मिल गई. तो एक क्वेश्चन तो उठा होगा उनके माइंड में कि ये कहाँ से आया. हमारे भी माइंड में क्वेश्चन उठता है ना, तो सेम उनके माइंड में भी क्वेश्चन आया होगा कि ये चीज कहाँ से आई है. तो अगर आप यहाँ से देखते हैं तो ऐसे करके धीरे धीरे आर्कोलॉजिस्ट को पता चला कि इधर पे कुछ साइट्स हुआ करती थी. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज कनिंगम कन्फ्यूजन. कनिंगम जो थे ये फर्स्ट डायरेक्टर, इनके बारे में इतना चीज आपको जानना जरूरी है. ही वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया.
सेकेंडली इन्होंने टेक्स्ट और इंस्क्रिप्शन, जो हरप्पन टाइम के टेक्स्ट और इंस्क्रिप्शन थे उनका यूज किया ताकि वो इन्वेस्टिगेट कर पाए फर्दर कि कैसे लोग रहा कर रहे थे या क्या हुआ करता था। कनिंगम यूज द अकाउंट लेड बाय चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स। ये आपने पढ़ा भी होगा पहले कि चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम आए थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, तो कनिंगम ने उन्हीं की स्टडी को लिया, उन्हीं की राइटिंग्स को लिया और उसको और ज्यादा पढ़ने की कोशिश की ताकि वो जान सके कि लोग कैसे रहा करते थे। अभी कुछ दूसरे भी लोग हैं जिन्होंने काफी हेल्प किया जानने के लिए विद रिस्पेक्ट टू कि क्या चीजें हुआ करती थी। फर्स्ट इज योर दयाराम साहनी। इनके बारे में दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग, ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है, तो जस्ट मेक श्योर कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें इफ यू विश टू, और यू कैन राइट इट डाउन। सो दयाराम साहनी इन्होंने डिस्कवर्ड की थी सील एट हरप्पा। रखाल दास बनर्जी इनको सील मिली थी मोइंजोदारो में। जॉन मार्शल जो थे ये डायरेक्टर जनरल थे आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, बाद में ये बने। इन्होंने डिस्कवर किया था न्यू सिविलाइजेशन इन द इंडस वैली टू द वर्ल्ड। अलॉन्ग विद दैट ही वाज द फर्स्ट प्रोफेशनल आर्कोलॉजिस्ट टू वर्क इन इंडिया। लाइक पहले जो लोग काम कर रहे थे उनको नॉलेज नहीं था, दे वर वर्किंग, दे वर ट्राइंग टू फाइंड इट आउट, बट ही वाज द फर्स्ट वन जो कि प्रोफेशनल थे, इस फील्ड से ही बिलोंग करते थे। फिर आते हैं आर.ई.एम. व्हीलर। न्यू टेक्निक्स एंड क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो देन देयर कम्स आर.ई.एम. व्हीलर। आप इनकी बात करेंगे तो ये डायरेक्टर जनरल थे 1944 में। इन्होंने बोला कि भाई आपको एक प्रॉपर मेथड फॉलो करना पड़ेगा, आप सिर्फ हॉरिजॉन्टल डिग नहीं करते जा सकते कि आप डिग करते जा रहे हो और आपको सबूत मिलते जा रहे हैं। यू हैव टू स्टडी द रॉक्स लेयर एंड लेयरिंग। ठीक है, इन्होंने ऐसे बोला कि आपको एक प्रॉपर स्टडी होनी चाहिए इफ यू वांट टू फाइंड आउट अबाउट द पास्ट, व्हाट हैपेंड इन द पास्ट। मोरोवर ये एक एक्स आर्मी ब्रिगेडियर थे। He brought with him a military precision to practice of archaeology, for the practice of archaeology. The frontier of Harappan civilization have little or no connection with the present national boundaries. पहले आपने देखा था कि जो पाकिस्तान था, इंडिया था, that was single part, है ना, but after this partition दोनों separate countries बन गए, दोनों की separate territories हो गई। तो this has spurred Indian archaeologists टू ट्राई एंड लोकेट साइट्स इन इंडिया। ठीक है, तो वो इंडिया में जो साइट्स हैं उनको डिस्कवर करने की कोशिश में लगे हैं, उनको जानने की कोशिश में लगे हैं। एक एक्सटेंसिव सर्वे हुआ था कच्छ में। इट हैज रिवील्ड अ नंबर ऑफ हरप्पन सेटलमेंट्स एंड एक्सप्लोरेशन इन पंजाब एंड हरियाणा हैव एडेड टू द लिस्ट ऑफ हरप्पन साइट्स। लाइक पंजाब और हरियाणा में भी बोला गया कि पंजाब और हरियाणा में भी उस टाइम पे लोग रहा करते थे और उधर से भी काफी सारी चीजें पता लगाने की कोशिश की गई है। अब हमने देखा कालीबंगान, लोथल, राहगिरी और डोलावीरा, ये अलग अलग साइट्स हैं जो डिस्कवर की गई हैं, डिस्कवर के साथ एक्सकेवेट करेगी और उनमें काफ़ी सारी चीज़ें उधर से पता चली। ओवर द डिकेड्स न्यू इश्यूज हैव अज्यूम्ड इम्पोर्टेंस। आर्कोलॉजिस्ट आर ऑफन कीन टू ऑब्टेन कल्चरल सीक्वेंस, और कुछ आर्कोलॉजिस्ट कल्चरल सीक्वेंस का पता लगाने में लगे थे, बट सम दे वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द लॉजिकल अंडरलाइंग द लोकेशन ऑफ स्पेसिफिक साइट्स, कि यहाँ पर्टिकुलर किस लोकेशन पे था, क्यों था, कैसे था। दूसरा आर्कोलॉजिस्ट वो चीज़ें फाइंड करने में लगे। साथ ही साथ वो ये पता करने में लगे हुए थे कि ये जो आर्टिफैक्ट्स मिले हैं ये क्या डिनोट कर रहे हैं या क्या किस वजह से इनको बनाया गया, इनका फंक्शन क्या रहा करता होगा। 1980s के समय की बात है। दोनों इंटरनेशनल एजेंसीज जो है, नेशनल एजेंसीज हैं, सब लोग ये जानने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं एंड दे आर पुटिंग देयर एफर्ट्स ताकि वो पता लगा सकें कि कैसे रहा करती थी चीज़ें। स्पेशलिस्ट जो है हमारे कॉन्टिनेंट से भी, इंडिया से भी, बाहर से भी, सब आके वर्क कर रहे हैं साथ में एट हरप्पा एंड मोहनजोदारो ताकि वो और सारी चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर सकें। दे आर यूजिंग मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स including surface exploration to recover traces of clay, stone, metal, plants and animals remain, as well as to minutely analyze every scrap of available evidence. Like हर चीज़ को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, नई टेक्नोलॉजीज का यूज़ कर रहे हैं, क्ले को, स्टोन, मेटल, सारी की सारी चीज़ों को वेल वर्स्ड समझने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो पता कर सके कि पहले के टाइम में क्या चीज़ें रहा करती थी। These exploration promise to yield interesting results in future. Now, problems of piecing together the past. अब अगर हम बात करें तो ये अलग अलग आर्टिफैक्ट्स, अलग अलग चीज़ें मिली गई हैं। It is not the Harappan script that help in understanding the ancient civilization. Rather, it is the material evidence that archaeologists studied to understand it better.
तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या था कि इंस्क्रिप्शंस में तो कुछ समझ नहीं आया, लाइक जब उन्होंने पढ़ने की कोशिश की गई तो उनको कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या लिखा गया है, वो बिल्कुल ही समझ नहीं आया। तो लोगों ने क्या किया, उन्होंने मॉन्यूमेंट्स को, उन्होंने आर्टिफैक्ट्स को, जो मटेरियल था, ऑब्जेक्ट्स थे, उसको पढ़ने की कोशिश की ताकि वो समझ पाए कि हड़प्पन टाइम में, हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्या चीजें हो रही थी, कैसे कंडक्ट हो रही थी। क्लासिफाइंग फाइंड्स, आर्कोलॉजिस्ट जो है वो क्लासिफाई करते हैं उनकी फाइंड्स को। कुछ जो है वो मटेरियल के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, कुछ जो है वो फंक्शन के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। मटेरियल में आ जाता है आपका स्टोन, क्ले, मेटल, बोन, आइवरी, ये सारी चीजें आ जाती हैं। फंक्शंस के बेसिस में अगर हम देखें तो आर्कोलॉजिस्ट हैव टू डिसाइड वेदर कि जो एक आर्टिफैक्ट है वो एज अ टूल यूज करते थे या एज अ ऑर्नामेंट यूज करते थे या दोनों के लिए यूज करते थे। नॉर्मल घर में पहनने के लिए यूज कर रहे थे, किसी रिचुअल पर्पस के लिए यूज कर रहे थे, या दोनों जगह। फॉर एग्जाम्पल, अगर यू माइट हैव सीन योर मॉम वेयरिंग इयररिंग्स, तो वो कुछ इयररिंग्स जो है वो घर पे पहनते हैं, कुछ वो बाहर पहनते हैं, कुछ वो दोनों जगह पे पहन लेते हैं। तो इस तरह से वो लोग ट्राई कर रहे थे कि वो एक्सट्रैक्ट कर सकें उसका मीनिंग, कि क्यों यूज किया जा रहा था उस चीज को। नाउ प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। अब भाई अगर हम कुछ चीज पता करने को बैठेंगे तो हर एक इंसान की सोच अलग चलेगी, हर एक इंसान का पर्सपेक्टिव अलग होगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। तो सेम द प्रॉब्लम ऑफ आर्कोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन आर परहैप्स मोस्ट एविडेंट इन अटेम्प्ट टू रिकंस्ट्रक्ट रिलीजियस प्रैक्टिसेस. Early archaeologists thought that certain objects which seemed unusual, unfamiliar, may have a religious significance. जो ऑब्जेक्ट्स थे जो बिल्कुल अनफेमिलियर थे, उनको ऐसा बोला गया कि शायद से इनका कुछ रिलीजन को लेके रहा होगा। जैसे कि आप विमेन देखते हैं यहाँ पे, टेराकोटा फिगर ऑफ विमेन, हेविली ज्वेल्ड, सम विद इलैबोरेट एंड हेड ड्रेसेस, दीज वर रिगार्डेड एज मदर गॉडेस। तो इनको उन्होंने बोला कि मदर गॉडेस हुआ करती थी उस टाइम पीरियड की। अब कुछ लोगों ने इनको, सेकंड पिक्चर आप जो देख सकते हैं प्रीस्ट किंग की, तो लोगों ने रेयर स्टोन स्टैचुरी ऑफ मेन इन ऑलमोस्ट स्टैंडर्डाइज पोस्चर, ये उनका प्रॉपर पोस्चर होता था, सीटेड विद वन हैंड ऑन द नी पे उनका एक हाथ रखा रहता था, उनको उन्होंने टर्म किया एज प्रीस्ट किंग। ये अपन ने पहले भी देखा मेसोपोटामियम को जब हम रेफर कर रहे थे। देन नेक्स्ट उन्होंने ग्रेट बाथ फायर ऑल्टर, जो आप पिक्चर में देख सकते हैं, उससे भी उन्होंने कुछ मीनिंग, स्ट्रक्चर डिफाइन करने की कोशिश की कि उनका कुछ रिलीजियस सिग्निफिकेंस रहा होगा उस टाइम पीरियड पे, जो कि कालीबंगन और लोथल में मिले थे। ना उन्होंने सील्स को स्टडी करने की कोशिश की, जो अलग अलग सील्स थी उस पर एनिमल मोटिव्स थे, उससे उन्होंने पता लगाने की कोशिश की कि क्या हुआ करता था। प्लांट्स मोटिव्स थे, उनसे उन्होंने पता लगाने की कोशिश की। दे आर थॉट टू इंडिकेट नेचुरल वर्शिप, लाइक फॉर एग्जांपल वन हॉर्न एनिमल हो गया, यूनिकॉर्न उसको बोला करते थे। तो उन सारी चीज़ों से वो मिस्टिकल मैथिकल चीज़ों को पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि क्या चीज़ें रहा करती होंगी उस टाइम पीरियड पे। ये लास्ट वाला पिक्चर जो आप देख सकते हैं, यहाँ पे योगी पोस्चर है ये। इधर पे यू कैन सी दिस पर्सन सिटिंग विद अ क्रॉस लेग, तो और सराउंडेड बाय द एनिमल्स। तो लोग इसको बोलते थे कि हो सकता है ये प्रोटो शिवा का एक डिपिक्शन हो, और ये हिंदू गॉड से या हिंदू डाइटी को बिलोंग करते हो। Many reconstructions of Harappan religion are made on the assumption that later tradition provide parallels with earlier one. This is because archaeologists often move from known to unknown. Like जो हमें पता है उससे हम पीछे का पता करते हैं। अगर मुझे पता है कि इस फिगर को हम भगवान का रूप देते हैं, तो मैं इस फिगर के ही बेस पे पीछे की स्टोरी पता करने की कोशिश करूंगी कि ओके ये भगवान है अभी हमारे सामने, तो क्या पहले भी इसी तरह की फिगर्स बनाए जाते थे भगवानों के लिए। तो इस तरह से वो प्रेजेंट को लेके पास्ट की स्टडी करने की कोशिश करते हैं। बट स्टिल यहाँ पे अगर आप एक चीज देखेंगे तो द अर्ली रिलीजियस टेक्स्ट जो ऋग्वेदा में मेंशन है, एक गॉड का नाम रुद्रा, विच इज नेम यूज्ड फॉर शिवा इन लेटर पुरानिक ट्रेडिशन। बट दोनों में डिफरेंस है, अगर आप इनको पढ़ेंगे अच्छे से बैठ के तो हाउएवर जो शिवा, जो रुद्रा मेंशन है ऋग्वेदा में, वो बिल्कुल अलग है। ठीक है, वो इस फिगर से कहीं भी मिलता जुलता नहीं है। तो ये चीज उन्होंने यहाँ पे वापस से रेफर की थी। So we are done, and I want to thank you for watching us, and if you have any doubt you can mention in comment section and I will get back to you. So till then, take care, have a nice day.